morning everyone. So in today's topic we are going to start the next topic after those relations and graphs. So I hope कि आपको वो सारे relations जो कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच में जो बहुत सारे डिफरेंट रिलेशंस थे, दोज ऑल द रिलेशंस आर क्लियर टू यू. उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है ग्राफ्स वाला, दैट इज ऑल्सो जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स आपने प्लॉट किए थे, वहां से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब आपको लास्ट वीडियो में मिल चुका है, वो क्लियर है आपको. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो सेल जो है वो क्या होती है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. सेल का क्या वर्क है, सेल की एक प्रॉपर्टी होती है ईएमएफ प्रोवाइड करना, क्योंकि ईएमएफ जो है वही एनर्जी होती है, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर जो है वो एक क्लोज्ड पाथ में चलता है. जो चार्ज कैरियर है वो मूव करता है और किसी भी डिवाइस को जो भी सर्किट से कनेक्टेड है उसको ऑपरेट कराता है. तो सेल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब बिकॉज द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसका मतलब कि क्या हमारा काम जो है वो एक सिंगल सेल से चल सकता है या फिर कोई ऐसे डिवाइस है. इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस. ये तो डिवाइस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी सेल की जरूरत है. और एक बहुत बेसिक चीज जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. तो जो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल्स का, जो हम बैटरी बना रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, वही दो टाइप्स जो आप रेजिस्टर्स में पढ़कर आए. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन ये आता है कि उसकी नीड क्यों है, आपको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली यूजफुल है, हम अपने आसपास उसको यूज कर रहे हैं तो कहां पर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं. इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इट मींस कि आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ने की नीड है. क्योंकि अगर किसी चीज का यूज नहीं पता, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता, उसकी जरूरत नहीं पता कि बनी क्यों है, किस पर्पज से बनी, उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता. जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर आप पढ़ रहे हैं, अब जनरेटर के अंदर अगर जाते हैं तो बहुत टिपिकल वर्किंग है भाई. प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है, डिफाइन करना है, उसका प्रिंसिपल बताना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना और डायग्राम भी बनाना है. लेकिन अगर आपके माइंड में ये सेटअप है कि हाँ भाई जनरेटर तो किसी को भी ऐसे इंसान को भी पता है जिसने साइंस नहीं पढ़ी. जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का मतलब है कि जब लाइट चली जाती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, इसलिए उसका नाम जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर इसको जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. तो बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल से मिला के, सेल को मिला के बहुत सारी सेल को ज्वाइन करके बैटरी बनाई. क्यों बनाई, क्या नीड थी, क्या एक सेल सफिशिएंट नहीं थी. तो अपने आसपास आपने जितनी भी डिवाइसेस देखिए, एक सिंपल टॉर्च से लेकर और बहुत बड़े स्केल पर जाते हैं तो इन्वर्टर की जो बैटरी है वहां क्या सबके लिए एक ही जैसा टास्क परफॉर्म करना है, मतलब सबके लिए टास्क जो है वो एक ही जैसा है. जितनी लेबर एक सेल कर रही है उतनी लेबर जो है वो एक बड़ी जो जिसको हम बैटरी बोल रहे हैं वो भी कर रही है. कैसा है, सेल तो देखे होंगे आपने, टॉर्च के सेल. अब टॉर्च में कितने सेल पड़ते हैं, एक सेल से काम नहीं चलता है, 2 या 3 सेल्स पड़ते हैं. इसी तरह से आपने रिमोट देखा, उसमें सेल पड़ते हैं. आपने मोबाइल देखा है, उसमें बैटरी यूज होती है. तो इन सबका क्या पर्पस है, एक जैसी लेबर है, एक जैसा टास्क है, सबके लिए अलग अलग है. तो एक चीज तो क्लियर है, कोई चीज अगर एक सेल से चल रही है, किसी भी पावर का एक सेल है, मान लीजिए 5 वोल्ट का एक सेल है, उस एक सेल से आप रिमोट चला रहे हैं. एक दूसरा रिमोट है जो 5 वोल्ट के 2 सेल से चल रहा है. तो इसका मतलब 5 वोल्ट की एनर्जी, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस छोटे वाले रिमोट के लिए तो सही था, उससे वो चल रहा था, ऑपरेट हो रहा था. जो थोड़ा सा बड़ी पावर का है उसमें 5 वोल्ट सफिशिएंट नहीं था, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था. तो इसका मतलब कि सेल को हमें ज्वाइन करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर हमें ईएमएफ इंक्रीज करना है
वहां पर हम बहुत सारी सेल्स को ज्वाइन करते हैं। जहां पर हमें ईएमएफ की कम वैल्यू चाहिए वहां एक सेल से भी हमारा काम चल सकता है। अब मैटर ये करता है, जैसे रेजिस्टर में मैंने बताया था कि आपके पास 2, 4, 6, 8 ओम के 4 रेजिस्टर्स हैं, इससे भी बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए और वो है नहीं अवेलेबल आपके पास। अब आपको उसी टाइम कोई काम करना है अपना ऐसा जिसमें इससे बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए था, एक सर्किट आपको बनाना है, उसमें करंट को घटाना है, इससे बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब आपको आइडिया आया कि हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में इनको लगा दें, एंड टू एंड इनको जोड़ दें, तो ये क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है रेजिस्टेंस की उससे भी हायर आंसर आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे करके हमने जोड़ा था, ठीक है। अब ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो इसका मतलब अगर हम यही सेल में अप्लाई करें तो क्या सेल को सीरीज में कंबाइन कर देने से जो नेट ईएमएफ है उसका, जो नेट एनर्जी है उसकी वो बढ़ जाएगी? तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस में भी क्रॉस चेक करा था ड्राइव करके, हमने सीरीज में पहले लगाया सर्किट में, फिर हमने रिलेशन ड्राइव करा, फिर लास्ट में हमारे पास आया कि R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, मतलब एल्जेब्रिक सम होता है, सीरीज में ऐड करने से बढ़ता है रेजिस्टेंस। तो फिलहाल ये हिंट मैं आपको बता दे रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस जो है वो सेल में भी होता है, करना उसको ड्राइव पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स को भी अगर आप सीरीज में लगा दें तो रेजिस्टर्स तो एंड टू एंड होते हैं, कोई प्लस माइनस उसमें होता नहीं है, सेल में प्लस माइनस होता है। तो जैसे एक सेल ये है, ठीक है, दूसरी सेल इसका प्लस माइनस ये है, इसका ईएमएफ मान लिया Ψ1 है। अब दूसरी सेल किस ऑर्डर में लगानी पड़ेगी, प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट साइंस आएंगे, तभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, प्लस के साथ में प्लस आ गया तो कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं रहेगा, वहां पर जाके जो सीरीज है वो ब्रेक हो जा रही है, अपोजिट ऑर्डर में आ जा रही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहलाता है, जब हम ऐसे करके इन दिस वे वी हैव टू कंबाइन द सेल्स, अगर हम इस वे में कंबाइन करते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इससे फायदा क्या होता है, जो नेट ईएमएफ है यानी कि ये Xi, मान लीजिए ये Xi2 है और ये Xi3 है, तो जो नेट ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ईएमएफ्स। तो इसको पढ़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि बिल्कुल पूरा टास्क रेजिस्टेंस के जैसा हो गया। सीरीज में लगा दें, सेल की पावर बढ़ जाएगी और सेल ज्यादा अच्छा वर्क करने लगेगी, तो इसका मतलब सेल सारी जितनी भी छोटी ईएमएफ की सेल है उनको आप सीरीज में लगा दीजिए, ईएमएफ अपने आप से बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक बैटरी अवेलेबल नहीं है तो बैटरी का काम आप किससे चला सकते हैं, इंडिविजुअल सेल्स, सिंपल वे। अब दूसरा तरीका हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाया था, क्योंकि हमें अब नेट रेजिस्टेंस जो चाहिए था वो 2 ओम से भी छोटा चाहिए था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हम सेल को लगाते तो भी ऐसा हो जाएगा कि नेट ईएमएफ बढ़ जाएगा? तो ऑब्वियसली यस इट इज डायरेक्ट, तो रिलेशन नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है कि 1 करके हम ऐड करें, सेल के लिए ऐसा रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो होता है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। सीरीज में तो नहीं आता है, सीरीज में इंटरनल को अलग करते हैं, ईएमएफ को अलग करते हैं, पैरेलल में आता है। तो फिलहाल आई मीन टू से ये सब मैंने इसलिए बताया है कि इसका मतलब हुआ कि सेल का कॉम्बिनेशन क्यों करना पड़ता है, कभी ईएमएफ को बढ़ाना है, कभी ईएमएफ को घटाना है, और हमारे पास बैटरी अवेलेबल नहीं है, सेल है हमारे पास, तो किस ऑर्डर में ज्वाइन करें उस पर डिपेंड करता है कि नेट ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा। ओके, सो आप जो मैं मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मेन टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि व्हेन वी कंबाइन द डिफरेंट सेल्स, व्हेन वी कंबाइन द इंडिविजुअल सेल्स टू परफॉर्म या टू ऑपरेट एनी डिवाइस, टू परफॉर्म एनी टास्क, then it is known as combination of cells. So there are two combinations, there are two types of combinations of cells, and these two types are series combination and parallel combination. तो सबसे पहला टॉपिक जो है that we are going to study here, series combination. तो ये क्या है, series combination of cells. तो सबसे पहले here we have to make the diagram. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम में हम लेट वी आर टेकिंग द 2 सेल्स, जैसे हमने रेजिस्टर्स को 3 लिए थे लेकिन सेल हम 2 ले लेते हैं, तो हमने इस तरीके से लिए हैं। ये फर्स्ट सेल है,
इसके बाद ये प्लस माइनस सेकेंड सेल है, ठीक है। और पूरा सर्किट हमने नहीं बनाया है, बस हमने इतना पार्ट शो कर दिया जिसकी हमें नीड है। तो ये वाली जो सेल है इसका ईएमएफ Xi1 है, ये वाली जो सेल है इसका ईएमएफ Xi2 है। साथ में मैंने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंसेस को अलग से शो किया जाता है क्योंकि वो सेल का इंटरनल पार्ट है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। उसके अलावा हमने इन दोनों पॉइंट्स को लिख लिया। ये वाला पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट हमने लिया है C, या फिर हम अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई नहीं, आप इधर से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला ऑर्डर जो लेके बेस्ट रहता है। ये Xi1 है आपका, ये Xi2 है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और बीच में एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया है B, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी उसी ऑर्डर में लिख देते हैं, बस सेल का ऑर्डर ऐसे रखा है, ठीक है। नो प्रॉब्लम इज देयर, कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपको साथ में जो है वो करंट की डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। तो करंट जो है वो कैसी होती है, तो करंट जो है वो प्लस वाले टर्मिनल से आउटवर्ड्स होती है, माइनस वाले टर्मिनल पे इनवर्ड्स होती है। तो हमने क्या किया कि प्लस वाले टर्मिनल से आउटवर्ड्स, यानी कि अगर हम इस डायग्राम में शो करते हैं तो करंट इस साइड में फ्लो हो रही है, माइनस की तरफ इनवर्ड्स, या फिर आप ऐसा करिए ऑर्डर भी चेंज कर लें तो बेटर होगा डायग्राम को स्टडी करना। चलिए कोई नहीं, मैंने जैसे बनाया था अगेन आई एम मेकिंग। तो ये है पहली सेल, ये है दूसरी सेल, यहां पर आ रहे हैं आपके A, यहां आ रहा है B, यहां आ रहा है C, ये Xi1, ये R1, Xi2, R2। प्लस वाले से क्या होगी आउटवर्ड्स, माइनस वाले पे इनवर्ड्स होगी, प्लस से फिर से आउटवर्ड्स, माइनस पे फिर से इनवर्ड्स। ये डायग्राम है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, बताना भी पड़े तो व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन दिस वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल of first is connected to the negative terminal of second, then this is known as series combination of cell, okay। तो ये series combination of cell है आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रिलेशन आप पढ़कर आए हैं, वो रिलेशन है V is equal to Xi minus IR, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जैसे करते हैं, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये पॉइंट्स जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये रिलेशन इसकी हेल्प से हमें करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहती है, तो करंट हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी, हर एक सेल के लिए सेम रहेगी, करंट की वैल्यू I ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये वाला रिलेशन हम 1 by 1 अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला रिलेशन हमने किस पार्ट में अप्लाई किया, हमने पहली वाली सेल के लिए अप्लाई किया, ठीक है। पहले वाली सेल को ध्यान से देखिए, दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल B है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे VAB। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब किसका पोटेंशियल हाई है बताइए, तो वो टर्मिनल जो पॉजिटिव है उस साइड का पोटेंशियल हाई होगा। तो यहाँ A का पोटेंशियल हाई है, B का पोटेंशियल लो, तो हमने लिखा, इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का एक तरीका ये भी है, और दूसरा ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से लिखेंगे। तो यहाँ Xi क्या बन जाएगा, Xi1 क्योंकि इस पार्ट में पहली सेल है, माइनस I, और R क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R1। क्लियर। तो ये आपका आता है इक्वेशन नंबर 1। किसके लिए लिखा हमने, फॉर या फिर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच में हमने ये लिखा। अब हम किन पॉइंट्स के बीच में लिखते हैं, B और C के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। इनके बीच में पहले तो हम यही वाला रिलेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा VBC, या फिर इसको लिख लेंगे VB माइनस VC। इस फॉर्म में लिखेंगे तो Xi2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूरे दो सेल्स के जो लास्ट वाले टर्मिनल्स हैं उनके बीच में देखते हैं। जो टर्मिनल होता है ना, जो लास्ट वाले टर्मिनल्स होते हैं वो वाला वोल्टेज देखेंगे। तो ये A है और लास्ट वाला C है, इन दोनों के बीच में नेट कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने लिखा VAC। AC का मतलब हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वाला तो सम होता है ना जितने इंडिविजुअल होते हैं, तो दिस प्लस दिस जब आप करेंगे
तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, तो VB कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा VA माइनस VC, और यहाँ से भी क्लियर है कि A का पोटेंशियल हाई है और C का लो है, तो इस फॉर्म में लिखा। फिर क्या किया, इन दोनों को ऐड करना है, डायरेक्ट कर देते हैं, ये तो हो जाएगा Xi1 प्लस Xi2, Xi1 प्लस Xi2 माइनस माइनस और I दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है R1 प्लस R2, तो रिलेशन आ रहा है आपका VAC या फिर नेट टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू दिस। ओके, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखकर छोड़ दिया, ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमने मान लिया इस डायग्राम को हमने कंपेयर किया एक डायग्राम से, दो डायग्राम्स बनाने, ये तो डायग्राम ए था, दूसरा डायग्राम आपका ये है। यहाँ पर हमने एक सेल कंसीडर कर ली और ये माना कि ये वाली जो सेल है वो सेल ऐसी है कि जिसका ईएमएफ इन दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ्स का सम है, इसलिए इसको लिखा Xi इक्विवेलेंट। इन दोनों को एक ऐसी सेल से रिप्लेस किया जितना ईएमएफ उतना जिसका ईएमएफ उतना ही है जितना हमें चाहिए था इन दोनों के सम के इक्वल, तो हमने इसको लिखा Xi इक्विवेलेंट। उसके अलावा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का है R इक्विवेलेंट और उसके टर्मिनल्स का नाम वही लिखा जो हमारा था A और C। ये डायग्राम नंबर है आपका B। अब आप इस वाले डायग्राम के लिए अगर रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन क्या होगा, VAC होगा इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखेंगे Xi इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, पूरा रिलेशन B डायग्राम के लिए हो गया। अब ये इक्वेशन आपकी हो जाती है 4। क्लियर, 3 इक्वेशन को 4 इक्वेशन को कंपेयर करिए, लेफ्ट साइड तो बराबर है, राइट वाली साइड में आते हैं तो Xi1 प्लस Xi2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, Xi इक्विवेलेंट के, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल ईएमएफ है, यहाँ उन्हीं का नेट ईएमएफ है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 4, क्या मिला हमें, Xi इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Xi1 प्लस Xi2। एक तो हमें इसका ये कंक्लूजन मिला, यानी कि वही जो हम बात कर रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड करें तो क्या ऐसा होगा कि नेट ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, तो यस, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा तो जितने भी इंडिविजुअल ईएमएफ्स हैं उनका आप अलजेब्रिक सम कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नेट ईएमएफ। क्लियर, दूसरा पॉइंट फिर से ये वाला देखिए, ये वाला टर्म I और I दोनों में आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। तो दूसरा पॉइंट मिला कि R इक्विवेलेंट जो है वो है R1 प्लस R2। तो ये आपको पता भी है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल की यूनिट सेम है, दोनों का वर्क सेम है, तो फिर दोनों का ऐड करने का प्रोसेस भी सेम है। ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो वैसे ही ऐड करेंगे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है, बस सिंबल बदल जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस को आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे करके ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड कंक्लूजन है। तीसरा एक और होता है कि अगर सेल के ऑर्डर अलग है, जैसे आपको ये तो प्लस माइनस ऑर्डर में मिल रही है, अगर सेल जो है ऐसे लगी हो, एक सेल तो ये है जिसका ईएमएफ Xi1 है, दूसरी सेल ऐसे लगी मिली जिसका ईएमएफ Xi2 है, क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स में ऐसा आएगा, न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, तब क्या करेंगे, तो हमेशा पहले वाली सेल को तो प्लस ही लेंगे क्योंकि वो प्लस ऑर्डर में लगी है, दूसरी ने ऑर्डर चेंज किया तो जिसका ऑर्डर बदला उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो माइनस साइन के साथ में ऐड हो, तो Xi1 माइनस Xi2। तो ये 3 इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंक्लूजन है, इसको नोट करिए।
सो आई होप यू हैव डन दिस। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स ही क्लियर हो गए, बस मेन 3 पॉइंट्स हैं उसमें कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और अगर ऑर्डर कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो ये तरीका है, इससे हम ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा तरीका आता है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कि नेट ईएमएफ को अब हमें क्या करना है, तो नेट ईएमएफ को अब हमें अगर कम करना है तो उसका रिलेशन और उसका कॉम्बिनेशन। तो नाउ टेक केयर ऑफ दिस कि डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको जो है वो रफली बनाते रहना है, उसकी जरूरत पड़ेगी। सो आई होप कि नाउ बोर्ड इज क्लियर, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो आप सेकेंड हेडिंग, आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है, नोट कर सकते हैं आप। सेकेंड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, जब हम सेल्स को किस तरह से ज्वाइन करेंगे, जैसा कि रजिस्टर्स में था कि सारी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे होता है, कैसे दिखा सकते हैं, तो उसका डायग्राम ये। तो ये पहली सेल है और 2 ही सेल ली है हमने, जैसे कि 2 सीरीज में ली थी, वैसे ही यहाँ 2 से ही काम चल सकता है, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो डायग्राम है। ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी पीछे ए सी ही ले लेते हैं, और एक यहाँ भी पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। ये B1 है और ये B2 है। सेल जो है पहली वाली ये है Xi1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लिखा है मैंने R1। ये वाली सेल है Xi2 और इसी के साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो आई होप डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन। क्या क्या दे रखा है डायग्राम में, AC टर्मिनल्स, उनके बीच में जहां सेल लगी है उनके क्लोज भी 2 टर्मिनल्स लिखे हैं, क्योंकि जैसे लास्ट में किया था ना कि पहले हम B1 B2 के लिए फाइंड करेंगे फिर AC के लिए करेंगे। इसी तरह से EMF Xi1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF Xi2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आपका 2 सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फॉर्मूला फिर से कौन सा यूज करना है, यही वाला, V इज इक्वल टू Xi माइनस IR। तो सबसे पहले हम पहली वाली सेल के लिए लिखते हैं, फॉर फर्स्ट सेल। तो पहले वाली सेल में मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा किसके बीच में, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो B1 B2 जो है वो 2 टर्मिनल्स हमने ले रखे हैं। पहले वाली सेल में B1 B2 आया है, दूसरी में भी सेम ही आएगा। तो B1 B2 को क्या कंसिडर कर लिया, V मान लिया। Xi को हम लिखेंगे Xi1, करंट अलग अलग हो जाएगी, करंट को यहाँ शो नहीं किया मैंने, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स, नेगेटिव से इनवर्ड्स, यहाँ भी ऐसा ही है। और ये नेट करंट होगी, तो नेट वाली I है, यहाँ जो आती है वो I1 है, यहाँ जो आती है वो I2 है। ये भी डायग्राम का पार्ट है। तो Xi1 माइनस I1 R1। अब इनमें सभी में सफिक्सेस यूज हो रहे हैं, बस ये जो V है वो डिफरेंट, वो सेम है दोनों के लिए। तो ये फर्स्ट सेल के लिए रिलेशन था, V इज इक्वल टू Xi1 माइनस I1 R1। दूसरी सेल के लिए लिखते हैं फॉर सेकेंड। तो सेकेंड सेल के लिए हो जाता है V, फिर से सेम ही रहेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, Xi2 माइनस I2 R2। ठीक है, तो ये जो है ये आपका रिलेशन आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो है वो अगर नेट वोल्टेज फाइंड करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम आपने डायरेक्ट रिलेशंस को ऐड किया था, एक आपके पास V ये वाला आ रहा था तो जो है वो पहले वाले टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ दूसरे टर्मिनल्स के बीच में आ रहा था, फिर VAC फाइंड किया था। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हम यहाँ पर नेट वोल्टेज को सम करने से पहले करंट्स निकालते हैं, उनको ऐड करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जैसा रेजिस्टर्स में क्या था, कौन सी क्वांटिटी नोन है, तो वोल्टेज तो सेम है, या वोल्टेज को लेकर चल ही नहीं सकते। तो हमारे पास यहाँ जो क्वांटिटी नोन है वो करंट है। करंट जो I है दैट इज द सम ऑफ I1 एंड I2।
तो रिलेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं आई की फॉर्म में। अब ये वाला जो रिलेशन है उसको मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से I1 फाइंड करना है। तो देखिए I1 R1 पूरा टर्म ले लिया, किसके इक्वल हो जाएगा, Xi1 माइनस वी। और यहाँ से जब मैंने I1 फाइंड किया तो I1 इज इक्वल टू Xi1 माइनस वी अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं लिखूं अगर डायरेक्ट तो I2 इज इक्वल टू Xi2 माइनस वी अपॉन R2 इक्वेशन 2। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि करंट हमें पता है, इसलिए हम करंट के लिए लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे टोटल करंट। तो टोटल जो हमारी करंट है वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या करना होगा, ऐड करना होगा दोनों रिलेशंस को। तो देखिए I1 वाला आपका था Xi1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस Xi2 माइनस वी अपॉन R2। ये रिलेशंस है। अब इनको सॉल्व करने के लिए रिलेशंस को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए इसको लिख लिया Xi1 अपॉन R1, Xi1 अपॉन R1, इसको लिखा माइनस V अपॉन R1। इसी के साथ में प्लस ये हो जाता है Xi2 अपॉन R2 और ये हो जाता है माइनस V अपॉन R2। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही किया है हमने, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप ये नोट करते जाइए क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, फिर प्रीवियस वाला इरेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अभी। अब देखिए इतने पोर्शन में यहाँ पर आप Xi को साथ में लिख दीजिए, Xi1 अपॉन R1 प्लस Xi2 अपॉन R2। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया और बाकी के दोनों में V कॉमन है माइनस के साथ में, माइनस V कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये क्या आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, I आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है आपका रिलेशन। अब क्या किया इसमें, अब हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, हम कंपेयर किससे करते हैं, हम इससे करते हैं। तो इसका मतलब अब जो है हमें V लेफ्ट में लेना है क्योंकि कंपेयर इसी फॉर्म से करना होगा इक्विवेलेंट वाले डायग्राम से। तो अब हमने रिलेशन को चेंज किया, कैसे करेंगे आप बहुत ध्यान से करिएगा ताकि टर्म्स में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जब हम V यहाँ से निकालेंगे तो पहले हम पूरा रिलेशन लिख लेते हैं ऐसे करके, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब हम V को जो है वो इस साइड में लेते हैं, ये माइनस साइन के साथ में है, अगर हम पूरा माइनस V इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा I माइनस दिस, और अगर हम माइनस हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका Xi1 अपॉन R1 प्लस Xi2 अपॉन R2 और माइनस पे क्या आ जाएगा I। ओके, इसके अलावा अब यहां से हम लिखेंगे V इज इक्वल टू Xi1 अपॉन R1 प्लस Xi2 अपॉन R2 और माइनस I जो आ रहा था इसमें वो, और उसके अलावा ये जो टर्म है पूरा दिस विल बी इन द अपॉन। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, सो यहां तक जो है हमें इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहीं से नेक्स्ट टर्म से, क्योंकि नाउ टाइम इज ओवर। तो यहाँ तक मैं इसको छोड़ रही हूँ, एक बड़ा डेरिवेशन है, इसमें आगे और टाइम लगेगा। तो इसको यहीं से हम इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से। ओके, थैंक यू।